उस बंजारन को बंदी बनाकर बंदी गृह में भेज दिया गया। लेकिन उस सभा में बैठे सभी के मन में एक ही सवाल था कि क्या वाकई में सरना उस विषकन्या के बारे में जानती थी। पूरी सभा की दृष्टि अब सरना पर थी। आम्रपाली भी हैरानी से सरना की तरफ देख रही थी। राजा ने सरना से पूछा, सरना बताओ, तुम क्या जानती हो उस विषकन्या के बारे में? सरना ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, ये बात किसी से नहीं छुपी कि इस तरह के विषकन्या और विष पुरुष का अस्त्र के रूप में कहाँ प्रयोग किया जाता है। सरना की बात सुनकर राजा तुरंत बोले, तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि इस विषकन्या को मगध साम्राज्य से भेजा गया है? जी हाँ महाराज, इसके पहले जो नकाबपोश आया था वो भी एक विष पुरुष था और वो यहाँ से बचकर जाने में सफल भी हुआ। परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ ना कि वो पीछे हट गए। हमें पूरा विश्वास है महाराज कि इन्हें मगध साम्राज्य से भेजा गया है। सरना की बातों से उस सभा में एक डर का माहौल छा गया। सभी मंत्रीगण आपस में बात करने लगे। अगर मगध साम्राज्य के विषकन्या और विष पुरुष इस तरह वैशाली में घूम रहे हैं तो अर्थ साफ है, वैशाली में कोई भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे और भी विषकन्या और विष पुरुष वैशाली में हो सकते हैं। अब आपस में बातें लोग कर रहे थे। वहाँ चारों तरफ शोर ही शोर था। महाराज ने एक बार फिर सबको शांत कराते हुए कहा, वैशाली सुरक्षित है जब तक हमारी सुरक्षा बल मजबूत है। वैशाली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही हथिया सकता है। किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर महाराज ने महामंत्री और सेनापति को वहीं रोक लिया और बाकियों को वहां से जाने का आदेश दिया। सरना भी आम्रपाली को लेकर उनके कक्ष में आ गई। आम्रपाली किसी सोच में डूबी हुई थी। देवी, आप किस विचार में डूबी हैं? सरना ने उसकी तरफ देखकर पूछा। तो आम्रपाली ने बोला, सरना, हमें एक बात समझ नहीं आई। अगर ये विषकन्या और विष पुरुष दोनों ही मगध साम्राज्य में आए हैं तो वो विष पुरुष हम पर नजर क्यों रख रहा था? हमने जब उससे पूछा तो उसने कहा वो हमारा मित्र है। और अब ये विषकन्या, ये प्रतिदिन महल में आती थी और कोई भी इसे पकड़ नहीं पाया। सरना ने आम्रपाली को समझाया और बोली, देवी, आप चिंतित ना हो। मगध साम्राज्य हमेशा से ही वैशाली को हड़पना चाहता है, परंतु हर बार उसे हार का सामना करना पड़ता है। सरना की बात सुनकर आम्रपाली शांत हुई। इन सब में वो अपने बाबा के बारे में पूछना तो भूल ही गई थी। याद आते ही आम्रपाली बोली, सरना, हमारे बाबा कहाँ हैं? क्या वो तुम्हें मिले? उम्मीद भरी नजरों से आम्रपाली सरना को देख रही थी। सरना ने उसे जंगल से लेकर महल तक आने की सारी बात बताई। उसने कहा, देवी, लाल पोशाक वाले धीरे धीरे वैशाली की तरफ फैल रहे हैं। महाराज को उसके बारे में सूचित करना अति आवश्यक था। हमें क्षमा करना, हमें आपके पिता के बिना ही वापस आना पड़ा। हम समझते हैं सरना, वैशाली की सुरक्षा अति आवश्यक है। तुमने जो किया सही किया। आम्रपाली बोली। वो सरना की विवशता समझ रही थी, लेकिन अपने पिता के बारे में सोचकर वो बहुत उदास हो गई। सरना ने कहा, देवी, आप चिंतित ना हो। आपके पिता एक सैनिक हैं और एक सैनिक को सबसे पहले खुद को सुरक्षित रखना सिखाया जाता है। अगर हम स्वयं सुरक्षित नहीं होंगे तो हम अपने राज्य को कैसे बचा पाएंगे? इसलिए निश्चिंत रहिए, वो जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और जल्दी हम उन्हें ढूंढ लेंगे। इधर श्रीमालू अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थी। पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने बिना देखे कहा, महाजन, अभी आपको कुछ वक्त प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हमारा श्रृंगार पूरा नहीं हुआ है। श्रीमालू वैश्यालय में रहती थी और उसका कार्य रात में ही शुरू होता था। इसी वजह से उसे लगा कि कोई पुरुष उसके कक्ष में आया है, लेकिन काले रंग के वस्त्र का नकाब ओढ़े अंते नाग उसके पीछे खड़ा था। श्रीमालू, तुम यहाँ निश्चिंत होकर श्रृंगार कर रही हो और वहाँ वैशाली में क्या हो रहा है तुम्हें कुछ खबर भी है? अंते नाग को देखकर श्रीमालू अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने असमंजस से भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? विशाखा को बंदी बना लिया गया है, अंते नाग ने क्रोधित होकर कहा। ये सुनकर श्रीमालू हैरान थी। वो किसी विचार में डूबकर अंते नाग को एकटक देखने लगी। अंते नाग बोला, तुमने उसे बंजारन बनाकर वहां भेजा था। क्या हुआ तुम्हारी रणनीति का? तुम्हें पता भी है इसका परिणाम क्या होगा? देखते ही देखते श्रीमालू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम हंस रही हो? यहाँ हमारे सारे दाव गलत हो रहे हैं और तुम मुस्कुरा रही हो। अंते नाग चिंतित था। श्रीमालू ने हंसते हुए कहा, अंते नाग, आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हम चाहते थे। परंतु श्रीमालू, शायद तुम भूल रही हो, हमारे दो उद्देश्य हैं। हमें न सिर्फ वैशाली को तबाह करना है, वरन महाराज बिंबिसार को आम्रपाली से भी मिलना है। अंते नाग, हमने कहा ना, आप निश्चिंत रहिए। विशाखा का पकड़ा जाना हमारी ही एक रणनीति थी। उसके पकड़े जाने की वजह से अब महाराज ने वैशाली की सुरक्षा बल बढ़ा दी होगी। और जितना मुझे पता है कि वैशाली के पास अभी इतना कोष नहीं है कि वो सभी सैनिकों का भरण पोषण कर सके। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है श्रीमालू?
हमारा तात्पर्य ये है कि हमने अपनी पहली चाल चल दी है और अब दूसरी चाल चलने का वक्त आ गया है। तुम्हें जो करना है श्रीमालू जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। अपनी बात कहकर अंते नाग वहां से चला गया। इधर सभा में महाराज सेनापति और मंत्री जी के साथ थे। महाराज ने सेनापति से कहा, सेनापति जी, एक और लाल पोशाक वाले हमारी सीमा को घेर रहे हैं, तो वहीं वैशाली के अंदर विष कन्या और विष पुरुष घूम रहे हैं। हमें पूर्ण आशंका है कि बहुत जल्दी वैशाली पर आक्रमण होने वाला है। आप शीघ्रता से वैशाली की सुरक्षा बल को और कड़ा कर दीजिए। महाराज, हम सैनिकों की संख्या बढ़ा देंगे, परंतु सेनापति जी अपनी बात कहते हुए महामंत्री की तरफ देखने लगे। महामंत्री ने अपनी बात का मतलब समझाते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई और बोले, महाराज, अगर हम सैनिकों की संख्या बढ़ाते हैं तो आम्रपाली के सामाजिक मंच पर नृत्य करने से जितना कोष इकट्ठा हुआ था वो सब इन सैनिकों के भरण में चला जाएगा। उसके पश्चात वैशाली का कोष एक बार फिर से पूरी तरह खाली हो जाएगा। महाराज ने उत्तर दिया, मंत्रीवर, हम ये जानते हैं, इसलिए हमें नागरिकों से लिए जाने वाले कर को बढ़ाना होगा। हमने जितने कर माफ कर दिए थे फिर से शुरू किए जाएंगे और व्यापार के लिए सारे रास्ते खोल दिए जाएंगे। महाराज, व्यापार के सारे रास्ते खुले हुए हैं, परंतु उनकी कीमत यकायक बढ़ाना प्रजा में विद्रोह पैदा करना हो सकता है और नागरिकों के द्वारा लिए जाने वाले कर माफ करने की वजह से ही नगर के सभी पुरुष अभी शांत है। अगर हमने वापस से कर लेना प्रारंभ किया तो उनकी मांगे बढ़ जाएंगी और फिर हमें आम्रपाली को उन्हें सौंपना होगा। महाराज, मेरा तात्पर्य है कि आम्रपाली को अपना दायित्व न चाहते हुए भी अब निभाना ही होगा। यही एकमात्र उपाय है। मंत्री जी की बातें सुनने के बाद महाराज के सामने कोई रास्ता नहीं था। वो नागरिकों से मनचाहा कर वसूल नहीं सकते थे और वैशाली की सुरक्षा के लिए सैनिकों को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक था। कुछ देर तक सोचने के बाद महाराज ने कहा, हमारी सभी परेशानियों का एक ही हल है, वो है आम्रपाली। अब हम उनसे बात करेंगे। जब तक के लिए आप वही कीजिए जैसा हमने कहा है। कुछ देर के बाद राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ महारानी के कक्ष की तरफ चले गए। उन्हें वहां देखकर महारानी ने अपनी दासियों को वहां से जाने का इशारा किया और फिर राजा के पास आकर बोली, महाराज, आज आप हमारे कक्ष में? राजा के सैनिक भी वहां से जा चुके थे। अब कक्ष में सिर्फ राजा और रानी ही थे। महारानी, अब तक तो आपको सब कुछ पता ही चल चुका होगा कि वैशाली में क्या हुआ है और यहाँ हम आपकी सहायता लेने के लिए आए हैं। महारानी बोली, महाराज, हमें सब ज्ञात है, आप बस हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा। महाराज ने महारानी को वैशाली की सारी परिस्थितियां बता दी। उसके बाद वो बोले, महारानी, आपने हमें वचन दिया था कि आप आम्रपाली को उसके दायित्व निभाने के लिए जल्द से जल्द मना लेंगी। जी महाराज, हमने इस विषय में उनसे चर्चा भी की थी, परंतु उन्होंने हमसे कुछ वक्त मांगा था। महारानी, अब आपको जल्द से जल्द अपने इस वचन को निभाना होगा, अन्यथा हमें मजबूरन कोई दूसरा मार्ग चुनना ही पड़ेगा। नहीं नहीं महाराज, हम जल्द से जल्द अपने दिए हुए वचन को अवश्य पूरा करेंगे। हम आम्रपाली को जल्द से जल्द इस बात के लिए मना लेंगे। महारानी, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। अच्छा, चलिए अब हम चलते हैं। उम्मीद है आप उन्हें समझाने में सफल होंगी। ये कहकर राजा महारानी के कक्ष से चले गए। राजा के जाते ही झट से कपाला महारानी के कक्ष में गई और बोली, महारानी, माफ कीजिएगा, परंतु महाराज आपके कक्ष में कैसे? महारानी महाराज को दुखी नहीं करना चाहती थी। वो महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी और वो ये अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने कपाला को अनसुना कर दिया और सोचने लगी कि कैसे आम्रपाली से बात की जाए। कपाला वहीं खड़े होकर महारानी को देख रही थी। कुछ देर सोचने के बाद महारानी ने कहा, कपाला, अभी जाओ और आम्रपाली तक हमारा ये संदेश पहुंचा दो। हमने उन्हें कल सुबह होने वाली देवी पूजा में आमंत्रित किया है। कपाला हैरान होकर बोली, क्या क्या महारानी, आप ये क्या कह रही हैं? मेहंदी में आपने उसे बुला लिया था और अब देवी पूजन में भी आप उसे बुला रही हैं, इसका क्या मतलब हुआ? महारानी उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, अपना वचन निभाने के लिए हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है। उसे मनाने के लिए यही अवसर उचित है। परंतु महारानी। कपाला, किंतु परंतु कुछ नहीं। हमने जितना कहा उतना करो। हम जानते हैं क्या उचित है और क्या अनुचित। ऐसा तुम जल्दी से जाकर आम्रपाली तक हमारा ये संदेश पहुंचा दो। और हाँ, ध्यान रहे, तुम आम्रपाली से हमारे संदेश के अलावा कुछ और नहीं कहोगी। कपाला महारानी की बात मानकर आम्रपाली तक उनकी बात पहुंचा देती है। अगले दिन सुबह देवी पूजा शुरू हो जाती है। रानी महल प्रांगण को चारों तरफ से फूलों से सजवाती हैं। माँ पार्वती की बड़ी सी प्रतिमा बीचों बीच खड़ी थी। उनके चारों तरफ स्त्रियां बैठकर उनकी पूजा की थाल सजा रही थी। महारानी भी उन सबके बीच में बैठी थी। आम्रपाली भी आज साड़ी में श्रृंगार करके वहां पहुंची थी। उसे देखकर वहां बैठी सारी औरतों का मुंह बनने लगा। वो सब घृणा से उसे देखने लगी।
लेकिन महारानी ने उसके आने की बात पहले से ही सबको बता दी थी। इस वजह से सब चुपचाप बैठी थी। महारानी आम्रपाली को देखकर उसके पास गई और उसे गौरी पूजा में शामिल किया। आम्रपाली के लिए भी अलग से पूजा की थाल सजाई गई। सभी औरतों ने मिलकर गाना गाकर, गाने बाजे बजाकर देवी पूजन संपन्न किया। उसके बाद जब सभी औरतें वहां से चली गईं, तो आम्रपाली ने महारानी से कहा, महारानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इस उत्सव में हमें भी सम्मिलित किया, इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। महारानी ने आम्रपाली के प्रति अपने चेहरे पर अपनापन का भाव लिया और कहा, आम्रपाली तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया है ये सब उसके सामने कुछ नहीं है। आम्रपाली बोली, वो तुम्हारा कर्तव्य है, एक नगरवधू होने के नाते हमें ये सब करना ही था। नहीं आम्रपाली, तुम सिर्फ नगरवधू नहीं हो, तुम जनपद कल्याणी भी हो। आज तक किसी भी नगरवधू को ये सौभाग्य नहीं मिला। तुम वाकई में वैशाली के लिए प्रमाण हो, इसलिए तुम्हें ये पद दिया गया है और ये हमारे लिए भी गौरवपूर्ण बात है। एक जनपद कल्याणी हमारे गौरी पूजन में सम्मिलित हुई है। महारानी के मन में आम्रपाली के लिए क्या चल रहा था ये समझ पाना आम्रपाली के लिए नामुमकिन था। आम्रपाली तो सरल स्वभाव की धनी थी, नकारात्मकता उससे कोसों दूर थी। किसी का दर्द देखा नहीं जाता था उससे, और अगर देख भी ले तो कराह उठती थी उसका दर्द देखकर। तो ऐसे में वो भला महारानी के हृदय में चल रहे कुटिल भाव को कैसे समझ सकती थी। महारानी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे आम्रपाली अगर आपको याद हो तो हमने आपसे कुछ कहा था, तो फिर आपने उसके बारे में क्या सोचा? आम्रपाली समझ गई थी कि महारानी उससे क्या पूछना चाहती हैं। महारानी ने इससे पहले आम्रपाली को उसके दायित्व निभाने की बात कही थी, तब आम्रपाली ने उससे कुछ कहा नहीं था। महारानी के प्रश्न से आम्रपाली का चेहरा उतर गया। अपने चेहरे पर शिकन लेते हुए वो बोली, महारानी हमें क्षमा कीजिएगा, हमने अब तक उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। तो महारानी ने कहा, आम्रपाली आप जितना वक्त लेना चाहें ले सकती हैं, हम आप पर कोई दबाव नहीं बना रहे, परंतु वैशाली में क्या चल रहा है ये सारी घटना आपसे छुपी नहीं है। विष पुरुष, फिर लाल पोशाक और अब विष कन्या। वैशाली की सुरक्षा बल बढ़ा दी गई है, जिसके साथ सैनिकों के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। बाकी आप समझदार हैं। आम्रपाली महारानी की बात समझ रही थी, और वो ये सब समझ रही थी कि अगर उसने जल्दी कोई निर्णय नहीं लिया तो वाकई में वैशाली के सिर पर मंडरा रहे खतरे को संभालना मुश्किल हो जाएगा। आम्रपाली ने कुछ सोचते हुए महारानी की आंखों में देखा। महारानी ने बिल्कुल सरल आवाज में कहा, हम जानते हैं आपको भी वैशाली की उतनी ही चिंता है जितना हमें और महाराज को। आप जो निर्णय लेंगी वैशाली के पक्ष में ही होगा। भावनाओं से भरी अपनी बात कहकर महारानी वहां से चली गई। वो जानती थी कि उनकी इन बातों का असर आम्रपाली पर जरूर होगा, परंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई आम्रपाली अपने दायित्वों को निभाने के लिए मान जाएगी? वहीं प्रश्न ये भी उठता है कि विष कन्या के पकड़े जाने से श्रीमालू को क्या फायदा होने वाला था? क्या श्रीमालू की दूसरी चाल भी सफल हो पाएगी, या शुरू होगा आम्रपाली के नगरवधू बनने का दूसरा पड़ाव? इन सभी प्रश्नों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए